हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने BPCE 143 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, राइट। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल पर। रिसेंट वीडियो में ही आपको वो मिल जाएगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे इसका PDF हमने शेयर किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ टॉपिक इज cognitive mapping, environmental perception and wayfinding। तो इस टॉपिक में क्या है, ये टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे परसीव करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं या कैसे नेविगेट करते हैं उनके फिजिकल सराउंडिंग्स को। ये जो टर्म्स हैं ये ब्लेंड करती है स्पेशियल साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल कॉग्निशन को, राइट। और इनका फोकस कहाँ होता है, कॉग्निटिव मैप्स पर। इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं हम, जो स्पेशल लेआउट्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परसेप्शन, यहाँ पे हम जो सेंस सराउंडिंग्स हैं उनका सेंसरी एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद वे फाइंडिंग, वे फाइंडिंग में हम रास्ता ढूंढने की टेक्निक इसको कह सकते हैं, राइट। इसमें हम स्ट्रैटेजीज या प्रोसेस, इसमें जो हम यूज करते हैं फाइंड पैथ करने के लिए, वो इसके अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि लोग अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को कैसे समझते हैं, परसीव करते हैं और उसमें नेविगेट करते हैं, राइट। तो इसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग जो टर्म है वो साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड टॉलमैन दी थी, कौन से ईयर में, 1948 में। तो कॉग्निटिव मैपिंग का मतलब होता है कि इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसकी, हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे स्पेशल इन्वायरमेंट की, राइट। ये जो इंटरनल मैप्स होते हैं ये पीपल को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, जो जगह या फिर जो लैंडमार्क्स के रूट्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके बीच का रिलेशन अंडरस्टैंड करने में, राइट। लोकेशन लैंडमार्क या रूट्स के रिलेशनशिप को दिखाते हैं ये कॉग्निटिव मैप। ये मैप्स जो हैं वो एक्सपीरियंस और रिपीटिशन से इवॉल्व होते हैं, राइट। तो आप ये इसको याद कर सकते हैं कि किस चीज़ से ये इवॉल्व होते हैं, एक्सपीरियंस या फिर एक्सप्लोरेशन से। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमारे जो कॉलेज कैंपस का जो मैप है वो हमें कैसे याद होता है, बार बार हम जब हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, राइट। कि अगर हम अपने कॉग्निटिव मैप को बना लें उस कॉलेज के, तो उसमें हम शॉर्टकट, बिल्डिंग, लोकेशन और रोड्स इंक्लूड होते हैं, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल परसेप्शन। तो इन्वायरमेंटल परसेप्शन क्या होता है, ये हमें बताता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेंसेस से परसीव करते हैं। जैसे हमारा विजन हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, ये क्या है, ये हमारे सेंसेस हैं। तो ये कैसे हमारे इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं ये बताता है, क्या, इन्वायरमेंटल परसेप्शन। तो परसेप्शन अटेंशन, इमोशन, मोटिवेशन और पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। किस किस चीज़ से परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है, अटेंशन से, इमोशन से, मोटिवेशन से या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, राइट। तो ये बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि जब कोई पर्सन सेफ या रिलैक्स फील करता है किसी किसी प्लेसेस में, राइट, ये डिसाइड करता है कि हम कहाँ पे सेफ स्पेस है या नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब डिम लाइट होती है या फिर कोई ज़्यादा हौच पौच वाली लेआउट होता है तो वहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, जबकि ओपन और ब्राइट स्पेस जो है वो कंफर्टिंग लगते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है वे फाइंडिंग। वे फाइंडिंग क्या होता है, वे फाइंडिंग मतलब होता है कि हम नेविगेट करते हैं या फिर रास्ता ढूंढते हैं अनफेमिलियर या फिर कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में, राइट। इसमें लैंडमार्क रिकॉग्निशन, रूट मेमोरी और डिसीजन मेकिंग इंक्लूड होते हैं। इफेक्टिव वे फाइंडिंग के लिए साइनेज, कलर कोडिंग और इंट्यूटिव लेआउट जरूरी होते हैं, राइट। तो ये क्या है वे फाइंडिंग, वे फाइंडिंग का मतलब होता है हम अनफेमिलियर या फिर कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में अपना रास्ता ढूंढते हैं, राइट। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम लैंडमार्क्स रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर जो रूट्स हैं उन्हें याद करते हैं, या फिर जो हमें हमें क्या डायरेक्शन लेनी है वो हम चूज करते हैं या फिर उसका डिसीजन लेते हैं, राइट। इसके क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या क्यूज हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, कलर कोडिंग हो सकती है या फिर फ्लोर पैटर्न्स भी हो सकते हैं,
या फिर जो हम इंट्यूशन से लेआउट क्रिएट करते हैं वो भी इसका एक क्यू हो सकता है, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, सॉरी, वे फाइंडिंग की। हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में या फिर मेट्रो स्टेशन में, इन सब में क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है, वे फाइंडिंग सिस्टम की, जिससे कि कंफ्यूजन रिड्यूस हो और जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इनहेंस हो। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इसको स्टडी करने के। स्केच मैपिंग एक तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, आई ट्रैकिंग बताया हुआ है, वर्चुअल सिमुलेशंस बताई हुई हैं, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस बताई हुई हैं। तो स्केच मैपिंग क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने मेमोरी से वो जो स्पेस का मैप ड्रॉ करते हैं, राइट। स्पेस का मैप ड्रॉ करते हैं मतलब वो बताते हैं कि क्या उन्होंने देखा। मेमोरी बेस्ड मैप्स होते हैं यहाँ पे, राइट। आई ट्रैकिंग में क्या है, आई ट्रैकिंग में गेज पैटर्न से अटेंशन और लेआउट को समझा जाता है। गेज पैटर्न मतलब कि हम लोगों की गेज कहाँ पे है, हम लोगों की नजर कहाँ पे है, राइट। वर्चुअल साइमुलेशंस क्या होते हैं, डिजिटल स्पेसेस में नेविगेशन को स्टडी करना, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज क्या होते हैं, रियल मूवमेंट और परसेप्शन को समझना। के बाद क्या क्या इसमें मॉडर्न टूल्स यूज होते हैं या फिर क्या क्या मॉडर्न इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसमें जीआईएस यूज होता है, जीआईएस होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट जीपीएस इसमें यूज होता है। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी एआर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद लास्ट हमारा यूज होता है इंडोर मैपिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, नेविगेशन एनालिसिस कर सकते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या रेलेवेंस है, तो इसकी क्या रेलेवेंस है। ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्पेस डिजाइन को और एक्सेसिबल या फिर इंट्यूटिव और स्ट्रेस फ्री बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल हो, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आर्किटेक्चर साइकोलॉजी एंड डिजाइन। तो आर्किटेक्चरल साइकोलॉजी क्या होता है, ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कि एक्सप्लोर करती है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स जैसे कि डिजाइन, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे ह्यूमन इमोशंस को, बिहेवियर्स को या फिर वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। इसका एम होता है कि ऐसे स्पेसेस क्रिएट करना जो कि सिर्फ फंक्शनल ना हो बल्कि साइकोलॉजिकली सपोर्टिव भी हो, राइट। तो इसके अंदर नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फर्स्ट इसके अंदर की कॉन्सेप्ट है एंट्रेंस। एंट्रेंस जो होता है वो किसी भी स्पेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वो इमोशनल टोन सेट करता है जो कि वेलकमिंग है या फिर इंटिमिडेटिंग है या फिर कंफ्यूजिंग है, राइट। तो एंट्रेंस मूवमेंट इम्प्रेशन और कंफर्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर हॉस्पिटल का एंट्रेंस जो है वो ब्राइट या फिर नेचुरल लाइट से हो तो वो मोर वेलकमिंग लगता है रेदर देन डार्क या फिर नैरो कॉरिडोर हो। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें है रिप्रेजेंटेशनल एंड रिस्पॉन्सिव मीनिंग। तो रिप्रेजेंटेशनल मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल मीनिंग वो होता है कि कोई ऐसा स्पेस किसी सिंबल या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्या होता है रिप्रेजेंटेशनल मीनिंग कि जो स्पेस है वो किसी सिंबल या फिर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि जो कोर्ट रूम है वो जस्टिस या फिर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या है रिस्पॉन्सिव मीनिंग। रिस्पॉन्सिव मीनिंग क्या होता है कि इंसान जो अपने पर्सनल रिस्पॉन्स के थ्रू स्पेस को एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का गार्डन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो गार्डन में जाने से डरेंगे या फिर गार्डन में ग्रीनरी देख के रिलैक्सेशन फील होता है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसमें आर्किटेक्चर कैन इनहेंस और हिंडर मेंटल हेल्थ स्पेशली इन वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक एल्डरली चिल्ड्रन और साइकेट्रिक पेशेंट्स। तो जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं उनके लिए कैसे स्पेस को डिजाइन किया जाता है जहाँ पे नेचुरल लाइट्स हो, जहाँ पे सूदिंग कलर्स हो, जहाँ पे प्राइवेसी मिले उन्हें या फिर उन्हें और उन्हें फ्रीडम मिले कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो डिजाइन का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है ये देखेंगे अब हम। जो अच्छा डिजाइन होते हैं वो मूड को, कंसंट्रेशन को और सोशल इंटरेक्शन को सबको इम्प्रूव करते हैं रेदर देन जो पुअर डिजाइन होते हैं उनसे स्ट्रेस बढ़ता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है या फिर गुस्सा भी बढ़ता है। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि ओपन प्लान ऑफिसेज में फोस्टर कोलैबोरेशन बट में रिड्यूस प्राइवेसी लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन और डिस्कम्फर्ट।
तो इसमें क्या बताया है कि जो ओपन ऑफिस कोलैबोरेशन बढ़ाते हैं लेकिन प्राइवेसी कम कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन का कॉज बन सकता है, राइट। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्किटेक्चरल साइकोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो इसकी एप्लीकेशन हॉस्पिटल में, स्कूल में, वर्क प्लेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में, सब जगह पे इसकी एप्लीकेशन है। हॉस्पिटल में इसकी एप्लीकेशन कैसे है कि जो कामिंग डिजाइन होते हैं वो पेशेंट का एंग्जाइटी को कम करते हैं। स्कूल्स में इसकी एप्लीकेशन है कि जो ब्राइट और स्पेशियस लेआउट्स होते हैं वो स्टूडेंट का फोकस इंप्रूव करते हैं, राइट। और ऑफिस में एर्गोनॉमिक जो डिजाइन होते हैं वो नेचर एलिमेंट्स को इंक्लूड करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं वहाँ पे इंक्लूसिव डिजाइन होते हैं जो कि सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो और कंफर्टेबल हो, राइट। तो ये था आर्किटेक्चरल साइकोलॉजी के बाद नेक्स्ट है डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि डिजास्टर्स क्या होते हैं और हम डिजास्टर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो डिजास्टर्स क्या होते हैं? डिजास्टर्स सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिससे बहुत ही बड़े लेवल पे डैमेज हो या फिर डिस्ट्रप्शन हो या फिर चीज़ों का लॉस हो, राइट। ह्यूमंस का या फिर उनके प्रॉपर्टीज का। ये इवेंट्स जो है वो कम्युनिटी की कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं और इसमें एक्सटर्नल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। डिजास्टर्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? यहाँ पे दो दो टाइप से उसको कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल डिजास्टर्स या फिर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स में क्या आता है? अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई या फिर ड्रॉट्स हो गए, राइट। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्या आता है? केमिकल स्पिल्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गया या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन मिसहैप्स हो गए। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसका मेन कॉज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, पुअर अर्बन प्लानिंग, ह्यूमन नेग्लिजेंस, ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, ये सब डिजास्टर्स के कॉज होते हैं, राइट। तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं डिजास्टर के? डिजास्टर का इफेक्ट हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डैमेज, फिजिकल इंजरी एंड ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक पीटीएसडी, एंजाइटी, रिलोकेशन, घर छोड़ना, राइट। इसके क्या क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं? तो जो डिजास्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करते, उनसे साइकोलॉजिकल डैमेज भी होता है और वो मेंटल हेल्थ को भी डीपली इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें चार चीजें बताई हुई हैं यहाँ पे। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है कि हम इमीडिएट शॉक या फिर कंफ्यूजन में आ जाए, राइट। और इसके बाद पीटीएसडी होता है कि कोई जो ट्रॉमा लंबे टाइम तक चले तो उससे स्ट्रेस या फिर ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस को रिलीव हो सकता है, रिलीव करते हैं हम, राइट। तो लंबी ड्यूरेशन का ट्रॉमा हम पीटीएसडी को बोल सकते हैं। देन है ग्रीफ एंड डिप्रेशन। इसमें हम किसी अपने क्लोज पर्सन को जब लॉस करें तो ये होता है, लाइक लॉस ऑफ लव्ड वंस और होम। नेक्स्ट है सर्वाइवर्स गिल्ट कि कुछ लोगों को लगता है जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम क्यों बच गए, जिंदा बचने का उन्हें इमोशनल गिल्ट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन होते हैं? इसमें चिल्ड्रन, एल्डरली या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा इससे अफ़ेक्ट होते हैं। ये वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, राइट? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं जिससे कि रिड्यूस कर सकें हम, क्या चीज़ रिड्यूस कर सकें? रिस्क को रिड्यूस कर सकें या फिर जो कम्युनिटी है उनको प्रिपेयर कर सकें जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली इमरजेंसी में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम किया जाए और कम्युनिटी को रेडी करता है किस चीज़ के लिए? इमरजेंसी में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या फेजेस होते हैं? फर्स्ट फेज होता है मिटिगेशन, सेकेंड फेज होता है प्रिपेयर्डनेस, थर्ड फेज होता है रिस्पॉन्स एंड फोर्थ फेज होता है रिकवरी। तो मिटिगेशन में क्या होता है कि जो इम्पैक्ट कम करने के हम स्टेप्स हैं उनको प्लान करते हैं। देन प्रिपेयर्डनेस में होता है हम प्लानिंग करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं, राइट, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में है इमरजेंसी सर्विसेज, इवैक्यूएशन या फिर रेस्क्यू, ठीक है। रिकवरी इसके बाद लास्ट फेज होता है इसका, उसमें हम रीबिल्डिंग में हेल्प करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट।
नेक्स्ट इसमें है कि जो अलग अलग एजेंसी होते हैं उनके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। तो पहली एजेंसी है यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। ये इंडिया की एपेक्स बॉडी है जो डिजास्टर प्लानिंग में हेल्प करती है, राइट। एसडीएमए इसके बाद है, ये एक स्टेट लेवल एजेंसी है। इसके एसडीएमए की फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके बाद है, ये क्या करते हैं एनजीओ, ये ग्रुप लेवल ग्राउंड लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजेंसी, इसमें आता है यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, रेड क्रॉस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, रेलेवेंस क्या है इस टॉपिक की, डिजास्टर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की, हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको समझना। अगर हम डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं तो ये साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर या फिर रूरल प्लानर्स को हेल्प करता है, एम्पावर करता है ताकि वो पैनिक ना करें और इमोशनल सपोर्ट दे सकें, राइट। जिससे कि वो रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ बना सके। ओके, सो आई थिंक दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 7 to 11 तक टॉपिक देखेंगे, उसके बाद एक और वीडियो आएगी बस, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फेलो लर्नर्स के साथ शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।